नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे बंगाल की, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान तो हुआ है, लेकिन इसके साथ ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ने दिया गया हिंसा का। हिंसा भी जमकर के हो गई है। बंगाल की माटी एक बार फिर से लाल हो गई है, जिसे हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, यानी कि वोटिंग का दिन, उसे उपद्रवियों ने रक्त चरित्र में तब्दील कर दिया है। पहले चरण के मतदान के साथ ही बंगाल के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आई है, वो किसी सभ्य समाज की नहीं बल्कि जंगल राज की गवाही दे रही है। आपको मैं 20 तस्वीरें दिखाती हूँ। कहीं पर बमबाजी हुई, कहीं तोड़फोड़ हुई, कहीं पोलिंग बूथ के बाहर खूनी संघर्ष हुआ। ममता राज में उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना बनकर के रह गया है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बंगाल में चुनाव हो और वहां पर हिंसा ना हो। विधानसभा का चुनाव हिंसा होगी, लोकसभा का चुनाव हिंसा होगी, पंचायत का चुनाव हिंसा होगी। हर बार वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा की तस्वीरें देखने को मिलती है। आज तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है कि मतदान के दौरान हिंसा ना हो, तो आज ये रिकॉर्ड कैसे टूट सकता था। और आमने सामने कौन आया? आमने सामने आया टीएमसी का एक पूर्व विधायक, जिसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी है बाबरी मस्जिद के नाम पर, यानी हुमायूं कबीर, और दूसरी तरफ टीएमसी। जमकर उपद्रव किया गया है। उपद्रवियों ने सीधे तौर पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी मतदान पर हमला बोला है। लोगों के मन में डर का जहर घोला जा रहा है ताकि वे अपने घरों से बाहर ना निकल सके और मतदान ना कर सके। लेकिन यह तस्वीर आज पूरी तरीके से बदल दी गई है। शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग हो गई है। लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार जो सरकार हम चुन करके आए, कम से कम वो मतदान के दिन तो शांतिपूर्वक इलेक्शन होने दे। अब एक और तस्वीर जरा देख लीजिए, मुर्शिदाबाद की है ये। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आम जनता उन्नयन पार्टी के कार्यकर्ता की कार ही तोड़ दी है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस सफेद कुर्ते में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को आप देख रहे हैं। इनके पीछे उपद्रवी है। शुभेंदु सरकार से अचानक मारपीट करने लगते हैं, और मारपीट का जो ये आरोप लगा है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। देखिए किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई है। पुलिसकर्मी मौजूद है, बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पर मौजूद है और एक एक करके उनके ऊपर हाथ पैर घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद सुरक्षा कर्मी भी उन्हें बचाने में असफल नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से बहुत आम है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर बार यही किया जाए। ये परंपरा गलत शुरू कर दी गई है पश्चिम बंगाल में। ये पहली बार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंगाल का तो राजनीतिक इतिहास लंबे समय से हिंसा की स्याही से ही लिखा जा रहा है। सत्ता की भूख, विचारधारा की लड़ाई में बलि चढ़ रहा है तो सिर्फ आम आदमी। पहले चरण की ये तस्वीरें डराने वाली, और अभी तो दूसरा चरण बाकी है। बंगाल में फर्स्ट फेज के दौरान क्या क्या हुआ है, चलिए अब आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच में झड़प हुई। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों का पथराव देखने को मिला है। पुलिस का लाठीचार्ज भी उसके बाद देखने को मिला। सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, तो दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार से मारपीट हुई है। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही कि ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी प्रत्याशी के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। आसनसोल साउथ की बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। बीरभूम में बीजेपी उम्मीदवार और टीएमसी पार्षद के बीच में बहस हुई है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन उपद्रवियों के सामने बेबस है, या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाले ये तत्व खुलेआम घूम रहे हैं। सैन्य बल नकेल कस रहा है, लेकिन ममता के तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। जो तुष्टीकरण वाली राजनीति बंगाल में चलती है कि इलेक्शन के दौरान इस तरीके से हंगामा किया जाए जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हो, वो एक बार फिर से टीएमसी की तरफ से किया गया है। बैटल ऑफ बंगाल में हिंदू और मुस्लिम फैक्टर क्या है, जरा वो आप जान लीजिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको बताती हूँ हिंदू फैक्टर के बारे में।
152 में से 97 सीटों पर यह प्रभावी है। वहीं मुस्लिम फैक्टर के अनुसार कुल 55 सीटों पर इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। 2021 में 97 में से 50 सीट बीजेपी जीत गई। वहीं 2021 में टीएमसी 97 में से 40 सीटें जीत गई इनकी वजह से। इसके साथ ही टीएमसी को 46 सीट पर जीत मिली और 2021 में बीजेपी मुस्लिम फैक्टर की वजह से 9 सीटें अर्जित करने में कामयाब रही। अगर पहले चरण का यह हाल है तो आने वाले दूसरे चरण की आप कल्पना करिए। बंगाल को रक्त चरित्र से बाहर निकालने के लिए सैन्य बल को अपनी रीढ़ सीधी करनी होगी, क्योंकि जब तक गोलियों की गूंज वोटों की गिनती पर भारी पड़ेगी तब तक लोकतंत्र का गला घुटते रहेगा। अब बंगाल में कब कब सियासी हिंसा हुई है जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत 2018 के पंचायत चुनाव से कर रही हूं, जहां चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा और बमबाजी की तस्वीरें सामने आई। इस हिंसा में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 40 से अधिक लोग मारे गए थे। 2021 में विधानसभा चुनावों का वक्त आता है और चुनाव के बाद कई इलाकों में आगजनी और झड़पों की खबर आने लगती है। इस हिंसा के दौरान भी कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी। 2022 में बीरभूम हिंसा में बोगतुई गांव में उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को मार दिया गया। इसके बाद आता है 2024 का लोकसभा का चुनाव। मतदान के बाद संदेशखाली में बवाल हुआ और कई क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी हमले कर दिए गए। अब वक्त है कि जंगलराज के इन कारिंदों पर नकेल कसी जाए, वरना बंगाल का भविष्य केवल हिंसा के नाम रह जाएगा। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। बलात्कारियों और गुंडों को टीएमसी का खुला संरक्षण। बंगाल का सियासी रक्त चरित्र देखा खूनी चिन्ह। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ममता को हार का डर सताया, दंगा भड़काया। बहुत सारे नकली करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। बम्पर मतदान, बंगाल में दीदी का काम तमाम। फर्स्ट फेज का दंगल, ममता राज का दिखा जंगल। मोदी की आंधी, 4 मई को जीत की झालमुड़ी। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। तो आज का बड़ा सवाल यही कि क्या दीदी को हार का डर सता रहा है, इसलिए टीएमसी ने दंगे कराए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट की, इसके साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की, उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बंगाल में दीदी को अब अपनी कुर्सी छीनते हुए नजर आ रही है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरके मिश्रा, प्रवक्ता है बीजेपी से, रामप्रकाश पांडे, नेता है टीएमसी से, थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हाजी नाजिम खान, नेता है पीस पार्टी के, शेखर कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और आलोक पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ, साथ ही एहसान अब्बासी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी आरके मिश्रा जी, क्या हुआ ये बंगाल में? अभी थोड़ी देर बाद जब टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। वो ये नहीं समझेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ किया है, वो सीधे सीधे आरोप उस पर मर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग फेल हो गया है। चुनाव आयोग से क्या आपने इस बात की शिकायत की? देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर पूछे जाएंगे। मीनाक्षी देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने देखा है जो कि कितनी राजनीतिक हिंसा की खबर आती है, चाहे वो मतदान के समय की बात हो, मतदान से पहले की बात हो, या मतदान या जब रिजल्ट आता था उसके बाद भी किस तरह का वहां पर स्थिति बनता था, ये हम सब जानते हैं। हाँ। देखिए, बंगाल को जिस तरह से रौंदा गया, मैं रौंदना एक शब्द यूज करूंगा,
जिस तरह से बंगाल को रौंदा गया है, वहां की जनता को निचोड़ा गया है, वो मुझे लगता है जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि इस देश के अंदर में ऐसा भी एक प्रदेश है जहां पर लोकतंत्र को खतरे में डालना, संविधान को खतरे में डालना, वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर के, वहां पर भ्रष्टाचारियों के ऊपर में कोई लगाम नहीं, वहां पर इंडस्ट्रीज खत्म हो गया, जूट मिल बंद हो गया, जयश्री टेक्सटाइल बंद हो गया, हिंद मोटर बंद हो गया, ऐसे अनेक उद्योग थे वहां पर जो कि नष्ट कर दिया गया। उस पश्चिम बंगाल के अंदर में आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से केंद्रीय बलों के समक्ष वहां पर राजनीतिक हिंसा का जो स्पष्ट चरित्र हम लोगों ने देखा, आज चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात हो, चाहे पश्चिमी दिनाजपुर की बात हो, उसके बावजूद भी वहां पर हिंसा होना, ये टीएमसी का चरित्र है जो हम सबको दिखने में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हिसाब तो होगा, जनता तो हिसाब लेगी, और यही वजह है जो कि ममता दीदी वहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उसकी वजह क्या है कि उनको पता है जो कि सत्ता हमारी छिनने वाली है, और मुझे लगता है जो कि ये जनता इस चुनाव को लड़ रही है। क्या आपने इस तरह की स्थिति कभी भी पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा? मैं 2021 की भी बात कर रहा हूं। इस तरह का जनता का जिस तरह से समर्थन वहां पर मिल रहा है, वो मुझे लगता है जो कि निश्चित तौर पर वहां पर जनता बदलाव चाहती है। यहाँ पर कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर संविधान की लड़ाई है, यहाँ पर लोकतंत्र की लड़ाई है। कैसे इसको बचाया जाए, कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर में लगाम लगाया जाए, कैसे महिला सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, कैसे इंडस्ट्रीज वहां पर वापस आए, ये सारी कैसे हो गया शेखर कुमार जी ये? नहीं, बंगाल का रक्त चरित्र तो 1947-46 से देखते आ रहे हैं कि जब जब वहां पर चुनाव होता है तब तब वहां पर दंगे होते हैं। अब जरा ये बताइएगा शेखर कुमार जी, इस बार क्या हुआ? तैयारियां जब पूरी थी, टीएमसी पूरा जीत का हुंकार भरते हुए नजर आ रही है, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारपीट करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? शेखर जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शेखर जी तक मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाजी नाजिम खान जी, आप बताइए, क्या तैयारियां थी चुनावों के लिए? ये लाठी डंडा, ये तैयारियां थी क्या टीएमसी की? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मीनाक्षी जी देखिए, तैयारी तो चुनाव आयोग की थी। चुनाव आयोग ने किस तरीके से वहां पे चुनाव कराने की प्रक्रिया को अहम भूमिका निभाई है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव आयोग और ये यहाँ पर जिस तरीके का मामला हुआ है, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि खुलकर इस पर ट्रांसपेरेंसी जांच होगी तो पूरे देश को पता चलेगा आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर जब ये चुनाव की वोटिंग हो रही थी तो यहाँ पर इस तरीके की जो घटना घटी, ये कैसे घटी, और ये घटना की देखिए हम बड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हाजी नाजिम खान जी, चुनाव आयोग गुंडे हायर नहीं करता है। हाँ तो सुन लीजिए मीनाक्षी जी, मैंने गुंडों की बात नहीं करी, मैंने बात करी है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ पर भली बात है, बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की घटना घटी है उस घटना के अब पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बंगाल के अंदर देखा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बंगाल ना होकर कहीं विदेश में है, भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का राज्य नहीं है, कि सारा फोकस बंगाल के अंदर ही है। तमिलनाडु को भी आप देख लीजिए। और रही बात यहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी मैं देख रहा था, डाटा इंडस्ट्री का बहुत अच्छा इंडस्ट्री का डाटा है यहाँ तो। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, वो नहीं है, 5 बड़े उद्योग में देख रहा था इसके अंदर अभी रिपोर्ट के अंदर कि कितना बढ़िया इंडस्ट्री एरिया। और रही बात यह यहाँ पर कि किस तरीके का एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, लाइन से हटा मत करिए। मुझे ये बताइए, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी की है, उसे दौड़ा दौड़ा करके उन्हें पीटा गया है। उनका नाम शुभेंदु सरकार है, वो अपने क्षेत्र में थे, वहां पुलिस उनका बचाव करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी की नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? अगर वहां पर आप चलिए मान लीजिए आप चुनाव में खड़े हुए हैं, आपके कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि सुचारू रूप से आपके जितने भी मतदाता हैं वो जाकर के मतदान कराएं। ये तो नहीं है ना उनकी नैतिक जिम्मेदारी की डंडा उठाएं, ईंटा उठाएं और सामने वाले को मारना शुरू कर दे। ये नैतिक जिम्मेदारी तो आपके कार्यकर्ताओं की नहीं होगी ना। हाँ मीनाक्षी जी देखिए, इस घटना की तो पीस पार्टी ने कड़े शब्दों में मजम्मत कर दी थी। और रही बात यह कि मैं तो खुद कहता हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जी वहां अपना वोटिंग करने के बाद जैसे निकल कर जा रहे, शुभेंदु सरकार का
कोई बात नहीं मैम। शुभेंदु सरकार जो है जिस तरीके से वहां पे गया, वहां पे एक पुलिस वाले ने उनको बचाया, तो जब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे माहौल क्रिएट था तो इनको सुरक्षा ज्यादा देनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी और इतनी सारी पब्लिक के ऊपर जो जिस तरीके का माहौल बना रही, तो मुझे लगता था बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए शुभेंदु सरकार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी जिसके उनको जरूरत थी। और रही बात एक और, यहाँ पर जो बार बार एक बात करी गई कि यहाँ पर टीएमसी के गुंडों ने करी है, तो भाई ये तो जांच पड़ताल से पता चलेगा कि किन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, और जिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, उसे इतना तो अंदाजा होगा कि कौन है वो उसे पीटने वाले। कैसी बातें करते हैं आप, उन्हें इतना तो अंदाजा होना चाहिए। राम प्रकाश पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के ही लीडर हैं। राम प्रकाश पांडे जी, क्या तैयारियां की गई थी टीएमसी की तरफ से? बखूबी आज नजर आ गई हैं, हम उन्हें तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। अब आप कैसे मजम्मत करेंगे इस घटना की? यहाँ टीएमसी से नहीं, ये टीएमसी की तैयारी क्यों है? जब कोड ऑफ कंडक्ट और केंद्रीय बल भेज दिया गया तो जिम्मेवारी तो टीएमसी क्या करेगी उसके बाद? मार पिटाई उधर आएगी। इलेक्शन कमीशन का है, यहाँ हाँ। टीएमसी का रोल क्या रहना चाहिए? हाँ, टीएमसी का रोल मार पिटाई। किसने बोल दिया मार पिटाई होना चाहिए? राम प्रकाश पांडे जी, उनके बड़े से बड़े नेता जिस तरह का भाषा बोलते हैं, उनके बड़े से बड़े नेता गृह मंत्री तक जिस तरह का भाषा बोलते हैं, ये बड़ा शर्म लगता है कि देश के ओए ओए दीदी, ये भाषा है क्या? उसका रहे हैं जनता को, उसकाने की काम तो ये है, क्योंकि धरातल पर इन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ किया तो है नहीं, हारते नजर आ रहे हैं, तो ये इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकाते हैं लोगों को, उल्टा पुल्टा बकते हैं, गालियां देते हैं, तो होगा ही ऐसा घंटा, क्योंकि ये धरातल पता नहीं, हार इनकी निश्चय है। यहाँ पर इनको पांडे जी का जरा फ्रेम सही करवाइए। भाषा बोलना तो आता नहीं है पश्चिम बंगाल। आपका फ्रेम बहुत ज्यादा फ्रीज हो रहा है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैं थोड़ा इसे ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपके पास दोबारा से सवाल लेकर के आती हूँ। शेखर कुमार जी, क्या तैयारियां की गई थी? इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या होती है? इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आप और मैं बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां उन लोगों की भी होती हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी काम होता है कि क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान हो जाए। जी मीनाक्षी जी, देखिए पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही सेकुलर कैरेक्टर रहा है शुरू से। यही कारण था कि 1970 के आसपास से पहले सीपीएम वहां पे रही, फिर टीएमसी रही, उससे पहले भी कांग्रेस रही। वहां पर ये जो हिंसा हो रही है चुनाव के दौरान, सिर्फ एक यही घटना नहीं है, इसके अलावा आज 27 लाख वोटर्स, उनमें से सिर्फ 139 लोग जो है वापस जुड़ पाए। तो चुनाव आयोग की नाकामी वहां पे भी रही, और चुनाव आयोग की नाकामी उस दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग जब ये सारी चीजें, मतलब 27 लाख वोटर कहीं पर नाम कट रहा हो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर, वहां जनता में आक्रोश जरूर है और वहां इससे पहले मालदा में भी हुआ। आज जो भाजपा की जो स्थिति है, मैं आपको बताता हूं, पिछले चुनाव से शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री जी ने टैगोर वाला लुक लिया। उसके बाद इन्होंने अभी संसद में वंदे मातरम की एक बहस कराई बंगाल चुनाव को लेकर, पर वहां ये चूक कर गए कि सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कमेटी ने जिस वंदे मातरम को अप्रूव किया था, उस कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार करके इन्होंने साइड में रख दिया। बंगाल की जनता उसको देख रही थी। बंगाल की जनता देख रही थी जब बीच चुनाव के टाइम पर आईपैक को, जो टीएमसी को एक प्रोफेशनल एजेंसी चुनाव में मदद कर रही थी, उसको अपने हाथ वापस खींचने पड़े। वो दीदी, ओ दीदी, ये भाषा बंगाल की जनता समझ रही थी। आज हुमायूं कबीर जैसे लोग, स्टिंग ऑपरेशन से क्लियर हो गया कि किस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति ये भाजपा वहां करके उस सांप्रदायिकता के जो बीज बोना चाह रही थी, आज हुमायूं कबीर जैसे लोग, और वो भी ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करा, वो एक्सपोज हो गए। हुमायूं कबीर पे आपके साथ ही न जाने हमने कितनी डिबेट करी है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल में जो माहौल है, जो एसआईआर का इन्होंने एक जाल बिछाया घुसपैठियों के नाम पे, अरे कितने घुसपैठिया पकड़े गए बिहार में। और यहां पर बगल में नेबरिंग स्टेट आसाम भी चुनाव के दौर में, आसाम में आपने क्यों नहीं कराया? क्योंकि 16 लाख वहां हिंदू एनआरसी में आ गए थे। तो ये बंगाल की जनता जो है बहुत प्रबुद्ध जनता है,
वहां के लोग इस बात को भाजपा की साजिश को समझते, और यही लोग, आप बंगाल छोड़िए, आज सीआर पार्क में मीट मछली की दुकान बंद कराने पहुंच गए। तेजस्वी यादव के मछली खाने पर प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे। आज अनुराग ठाकुर को मीडिया को बुलाकर उनके सामने बिरयानी खानी पड़ी और कहना पड़ा कि भाई जो खा रहा है उसे खाने दो और खुद भी खाओ और लोगों को खाने दो। तो ये जो सारी चीजें हैं, आज भाजपा की सारी रणनीतियां वहां फेल हो रही है। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में इनके पास कोई बड़ा नाम नहीं है जिसके सारे चुनाव जीत सके, और ये जो एक कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से लेकर संसद तक का सिर्फ मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, पिछले 1.5 साल में उस नाम की जो फजीहत हो रही है, रुकिए। तो आज इनके पास कोई आसरा बचा नहीं है और इनकी विदाई तय है। ये तो अभी तक सत्ता में आए नहीं, लेकिन अब जितनी भी सीटें उससे भी पीछे जाएंगे। 4 मई को किसके दावे धराशायी होते हैं वो जरा देखते हैं। लेकिन मैं आपको 9 अप्रैल 2026 की एक घटना बताती हूं, जब बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में जाकर के शिकायत की गई थी, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि ममता बनर्जी ने लोगों को भड़काया है और ये कहा है कि 200 कंपनियां सीआरपीएफ की आ रही हैं, इसलिए आपके घर में बर्तन, करछी या कोई भी घरेलू सामान उपलब्ध है तो उसे लेकर के इनका इस्तेमाल करके उन्हें भगा देना। और ये वही आज चुनाव में देखने को मिला है। आर.के. मिश्रा जी, उसके बाद आती हूँ, मेरे साथ 2 और मेहमान बने हुए हैं अभी। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत दुर्भाग्य है जो शेखर जी यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक होकर के ऐसी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बंगाल की स्थिति को तो आप बताएंगे कम से कम। आप इन चैनलों पर बैठ करके बंगाल की जो वस्तु स्थिति है वहां पर तो कम से कम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। अभी हाजी साहब कह रहे थे वहां पर जो इंडस्ट्रीज है केवल ये कहा जा रहा है जो कि बंद हो गया। अरे भाई, मैं तो ऐसे 20 ऐसे इंडस्ट्री हाजी साहब मैं बता सकता हूं जो वहां पर बंद हो गया। आप रिसरा में चले जाइए, जयश्री टेक्सटाइल, रिसरा में चले जाइए, कुसुम इंडस्ट्रीज, आप हिंद मोटर में चले जाइए, हिंद मोटर बंद हो गया। लिलुआ में चले जाइए, वहां पर अनेक इंडस्ट्री जहां वहां पर जूट मिल का था वहां पर वो बंद हो गया। इंडस्ट्रीज के कम से कम 20 नाम बता दूंगा। आपको पता नहीं है जो कि जनता की क्या स्थिति है वहां पर और किस तरह से ममता दीदी ने या कांग्रेस ने या सीपीआईएम ने वहां पर जनता को कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है ये भी बता दीजिए। सुन लीजिए आर.के. मिश्रा जी, कोरोना काल के अंदर कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, वो कब चालू होंगी उसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए। जो 5 बजे तक जिक्र करना होगा, लेकिन आप नहीं बता पा रहे। मतदान हुआ है, ये कहीं ना कहीं बदलाव का बयान है, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, और देखिए भारत का राज्य है, वहां पर जो भी नहीं, जनता को आप वास्तु स्थिति बताइए, जो वहां पर ऑरिजिनलिटी है वहां पर वो बताइए। जनता को भरमाने का कोशिश मत करिए आप लोग। अरे मिश्रा जी, भ्रमित तो आप वो लोग कर रहे हैं। मैंने भी आपसे पूछा कि कोरोना काल के अंदर कितनी इंडस्ट्रियां बंद हुई है, उसका भी थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए, लेकिन आप नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बंद नहीं हुई? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको जनता के आवाज का कुछ पता ही नहीं। आपको पश्चिम बंगाल के अंदर में इंडस्ट्रीज खत्म हो गया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर में कोई लगाम नहीं है, महिला सुरक्षा कोई सुनिश्चित नहीं कर रहा है। वहां पर जैसे कट मनी की बात होती है, आज का जिस तरीके का वोटिंग हुआ है, अपना मत से ही उन्होंने दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी वापसी आ रही है। मिश्रा जी, वापसी आ रही है, आप घबराइए मत ना। आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो ममता दीदी का जो शासन है, ऐसा इस बार की जनता बिल्कुल जवाब देगी। ममता दी को बिल्कुल जवाब पश्चिम बंगाल में ये देखिएगा 4 मई को। लेकिन अगर आप ठीक है, जरा रुकिएगा, मेरे साथ कुछ और मेहमान बने हुए हैं, मैं भी जरा उन्हें शामिल कर लेती हूँ। आलोक पांडे जी, ये क्या तस्वीर है? अब हम दूसरे चरण में भी देखने वाले हैं या पहले चरण में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा? मीनाक्षी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंगाल में चुनाव हो और एक ही चरण में हिंसा हो? अभी तो इसका तांडव और मिलेगा। अभी दूसरे चरण में इससे ज्यादा हिंसा की संभावना मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि जो उत्तर बंगाल है उसकी जो डेमोग्राफी है दूसरी तरह की है। अभी दक्षिण बंगाल की डेमोग्राफी के साथ जो चुनाव आएगा वो तो तांडव मचाएगा, पहली बात। दूसरी बात तो ये सब लोग कह रहे हैं जो हिंसा हो रही है, तो हिंसा का कौन उत्तरदायी है? इस पे सब उत्तरदायी है, केवल और केवल वो लोग छोड़ करके जो लोग सत्ता में हैं वो उत्तरदायी नहीं है, उनके समर्थक उत्तरदायी नहीं है, उनके कार्यकर्ता उत्तरदायी नहीं है। मुझे तो 16 फिल्म का डायलॉग याद आ गया जिसमें अमिताभ बच्चन जाते हैं हाथ मांगने, और हाथ मांगने में धर्मेंद्र की सारी कमी बताई जाती है। तो मौसी कहती है
शराबी वो, जुआरी वो, उस लेकिन कभी कुछ नहीं है। तो बस बंगाल की जो ये हिंसक लोग हैं, यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति ईमानदारी से जो अभी तक उसकी आलोचना तक नहीं कर पाए कि जो हिंसक लोग हैं, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही, टीवी में बैठ करके सर मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, जिम्मेदारी से आप लोग कह सकते हैं क्या ये बातें को बचाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं आलोक जी, चलेगा। आपने तो भविष्यवाणी कर दी कि सेकंड फेज में भी इस तरीके की घटना घटेगी, तो इसका मतलब क्या समझे कि ये प्री प्लानिंग है? क्या मतलब समझे आलोक जी की प्री प्लानिंग है कि जिन लोगों ने मुझे तो लगता है संविधान संशोधन करके गोली चुनाव के अगले तुरंत होना चाहिए। चुनावी हिंसा ये डेमोक्रेसी के ऊपर कलंक है। जो राजनीतिक दल इस तरह का कृत्य करते हैं उनको सारी चीजें आप बता दीजिए। आपने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरीके की घटना घटी, सेकंड में इससे भी ज्यादा घटेगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास वो खुफिया बातें हैं जो दिखता नहीं है। आलोचना किसी को नहीं पता, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। आलोचना में भी इतनी कंजूसी, ऐसी जाती कि आप तो कंजूस नहीं है, बड़े दिलदार खर्च करने में। ऐसा आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग पे भी भरोसा कीजिए आलोक जी। चुनाव आयोग पे आप लोगों को भरोसा नहीं है और हमें तो चुनाव आयोग का पूरा भरोसा है। निष्पक्ष चुनाव कराना है हमारा चुनाव आयोग, लेकिन आप लोग चुनाव आयोग को भी टारगेट कर रहे हैं। ये किस तरीके का आलोक जी आपको वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर देखना चाहिए कि किस तरीके का चुनाव हो रहा है। भाई वहां पे आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है और हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहते हैं कि चुनाव को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चुनाव होना चाहिए। सबको अपनी अपनी वोट करने का अधिकार भारत का संविधान देता है, लेकिन अगर कहीं पर भी इस तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो उस अप्रिय घटना आपकी गंगा जमुना तहजीब में हिंदू भी आता है, गंगा तो हिंदू है, पहली इससे भी ज्यादा अप्रिय घटना घटेगी। आलोक जी अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब आपने चेतावनी दे रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई सोच है कि सेकंड चरण के अंदर इस तरीके का मामला बनेगा। बहुत अच्छी तरह से नकारना चाहिए। लाखों लोग टीवी को देखते हैं, किसी भी हिंसक प्रदर्शन को, किसी भी हिंसक घटना को इस तरह से घुमा फिरा के पोलाइटली समर्थन देना सर्वदा अनुचित है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। आलोक जी हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम अहिंसावादी हैं। ये नहीं समझते हैं ना, ये नहीं समझते हैं ना आप कि अगर ये इलेक्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं तो वहां पर हिंसा हो रही है। एहसान अब्बासी जी, अगर ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे होते, मध्य प्रदेश में हो रहे होते, छत्तीसगढ़ में हो रहे थे, उत्तराखंड में हो रहे होते, तो ये सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी हो जाती, वहां चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी जी, चाहे चुनाव 21 का हो, चाहे चुनाव 18 का हो, चाहे चुनाव आज का क्यों ना हो, चाहे नगर निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे प्रधानी का हो, पश्चिम बंगाल में खूनी संघर्ष होता रहा है और ये दुखदाई है देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए भी। लेकिन एक मिनट से देखा आज कि जो भाजपा का प्रत्याशी शुभेंदु सरकार भगते जा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी बताता ला रहा है और एक लुंगी वाला रास्ते में आते उसको पीट रहा है। एक लुंगी वाला, उससे पता नहीं है क्या करनी है, क्या करना नहीं करना, उसने लात घूसे बचा दिया उसके बेचारे लुंगी वाले ने। तो आज अगर उसकी जगह कोई और समाज का और समुदाय का व्यक्ति होता तो क्या लुंगी वाला उसको मारता, क्या उसको पीटता? आज लगता है हमें ये जांच और गहनता सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर पश्चिम बंगाल तालिबान की सोच रखता है। इस सोच को मिटाना होगा। सरकार आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, लेकिन इस तरह का तांडव, इस तरह का नरसंहार, इस तरह का खून खराबा बर्दाश्त नहीं होगा। अब देश के नागरिक को जागना होगा। क्या हिंदू क्यों मारे जाए? चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा का पूजा हो, ये हिंदू क्यों मारे जाते हैं और ये लुंगी वाले क्यों मारते हैं? ये लुंगी वाले क्यों मारते हैं? दूसरा, हिंदू विधायक हो, हिंदू कार्यकर्ता हो या हिंदू लोग हो, पश्चिम बंगाल में हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? ये सोचने की बात है। और 24 के बाद 4 मई के बाद में, 4 मई के बाद में, सुनो मेरे आपकी बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आपने तालिबानी सरकार के 4 मई के बाद में जो लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर चुनी हुई सरकार है, जो जनता ने वोटों के आधार पे
ममता दीदी को चुना और आपने उसको तालिबानी सरकार का बाबर का बड़ा अचंभा हो अखाड़ा रहा नहीं है। बनने देंगे, ये प्रयोगशाला नहीं होने देंगे। जो आप चाहते हो कि बाबर और बाबरी की प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल बने, भूल जाओ, अब समय खत्म हो गया है। आप लोग हैं, आप लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आप जो बेगुनाह को मारते हैं, जो प्रत्याशियों को मारते हैं, उनका राज खत्म होने वाला है। अब आप छाती पीटते रहो। जो लोग उनके साथ हैं और दीदी जो उनके पीछे बल दे रही है, स्वागत करा, फिर मकदम करा। और लेकिन आप लोगों ने वहां पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को हवा दी, आपने बनवाया हुमायूं कबीर के साथ, आप लोग खड़े हुए तो हमें तो बड़ी शर्म आती है कि आप जैसे महान विद्वान लोग हैं हुमायूं कबीर के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल मैं बोल लूं, आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों खड़े हुए? चला जाऊं मैं चला जाऊंगा रुकू में, मैं चला जाऊं रुकू। बोलिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस तालिबानी सोच को हिंदुस्तान के नागरिक और हिंदुस्तान के हिंदू खत्म करेंगे। इस लुंगी वाले को जिसने मारा है, लुंगी वाले ने, ऐसे लुंगी वालों को इस देश में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चुनाव में जाओ, आप वोट डालो, एक प्रत्याशी को सुरक्षा कर्मी लेकर जा रहे हैं और लुंगी वाले मार रहे हैं उसको, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कौन लुंगी वाले हैं, या कहां से आए हैं, किसने पाले हैं? एहसान अब्बासी जी, मुझे लगता है कि एक खास वर्ग इस बात से बहुत नाराज हो जाएगा। बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है। तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं कि आखिरकार वहां पर नहीं, नाराज हो ना हो, ये देश की बात है, ये मेरे पश्चिम बंगाल की बात है, ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र के पर्व के अंदर खूनखेल होगा क्या? लोकतंत्र के पर्व के अंदर खूनखेल होगा क्या? ये खूनखेल नहीं होने देंगे, चाहे कोई समाज हो। मैं नाम लुंगी वाले का लिया है, मैं धर्म जाति के नाम नहीं लिया मैंने। लुंगी में कोई भी हो सकता है, लेकिन जो लुंगी वाले हैं, जिन्होंने विधायक को मारा है, जिन्होंने उत्पात मचाया है, पत्थरबाजी की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा 4 मई के बाद में। और रामराज आने वाला है पश्चिम बंगाल में। और मैं फिर कह रहा हूं कि हुमायूं और बाबर का इस पश्चिम बंगाल को अखाड़ा नहीं बने देंगे, प्रयोगशाला नहीं बने देंगे, चाहे कितने कोशिश कर ले। और अब पश्चिम बंगाल का हिंदू सरकार बदल के रहेगा, कोई कुछ भी कर ले। राम प्रकाश जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जरा चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही है राम प्रकाश जी सही से? जी मेघवाल जी, अब बताइएगा, क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसके पहले की छटपटाहट है सड़कों पर? ये सत्ता परिवर्तन होने वाला ही नहीं है, क्योंकि धरातल पर जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री ने काम किया है और जनहित में जिस तरह आपके साथ है, लुंगी वाले आपके साथ है, दूसरी बात है कि आपके साथ है, जात-पात की राजनीति करते नहीं है। हम इस सब धर्मों को उतना ही मान्यता देते हैं जितना हिंदू धर्म को देते हैं, चाहे कोई भी। हमें धर्म का विभेद करके हम राजनीति नहीं करते, वो पश्चिम बंगाल की जनता चलती है कि धर्म का मतभेद करके वो अंग्रेजों वाला राज हम नहीं चलाना चाहते पंकज बंगाल में। और जो भी भाई साहब बोलते हैं रामराज, तो रामराज वो अंग्रेजों के चाल पर चल के अगर रामराज होता तो दुर्भाग्य है बोलना कि अंग्रेजों के रास्ते को, जो अंग्रेजों का कहना था, फूट डालो हिंदू मुसलमानों में और शासन करो, और भारतीय जनता पार्टी वही करने जा रही है। तो ये चंद जमीन जो है, ये जमीन जो है सुभाष चंद्र बोस का जमीन है, समझ गए? ये दरार डाल के हिंदू मुस्लिम करके पश्चिम बंगाल में नहीं जीत पाएंगे। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, घुसपैठिया, बांग्लादेश नहीं जीत पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, टीएमसी की जिम्मेदारी है। खूनी संघर्ष क्यों हो रहा है? लुंगी वाला क्यों मार रहा है विधायक को? जो प्रत्याशी है, हिंदू प्रत्याशी है, उसे क्यों मारा जा रहा है? ये जवाब तो आप देंगे ना, जवाब टीएमसी देगी, जवाब दीदी देगी, जवाब आप दोगे, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल को नरक बना दिया है। पश्चिम बंगाल का भूगोल क्या है? 71 के बाद क्या हुआ है? 71 के बांग्लादेश बनने के बाद आपने पश्चिम बंगाल को बाबर बना दिया। अरे क्या क्रांति कर बना दिया है? ना रोजगार है, ना नौकरियां है, ना कारोबार है, और आपकी दीदी क्या कर रही है? मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो भाई। म्यांमार से जो रोहिंग्या आएंगे वो क्या हवाई जहाज से चढ़ के आएंगे? हिंदू की बहन बेटियां परेशान है और लोगों उन्हें मार रहा है। आपको शर्म नहीं आती? क्यों मारा गया प्रत्याशी को? आपको स्वच्छता करनी, स्वच्छता आपके पास है, राज्य की स्वच्छता आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा जी जरा रुकिए, मेरी टीम बता रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप दोनों एक दूसरे से आपस में बहस कर रहे हैं।
पांडे जी जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा कि ये 9 अप्रैल 2026 को ये सीआरपीएफ को लेकर के 200 कंपनियां आ रही हैं, आपके घर में जो जो सामान है निकलो और उन्हें मारपीट करके भगा दो, ये बयान। इसके एवज में शिकायत 25 मार्च 2026 को उत्तरी बंगाल के मैनागुड़ी में मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा कि चुनाव के बाद जनता को अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा जिन पर लिखा होगा मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता हूँ। किस तरीके की बयानबाजी है और ऐसे क्या चुनाव जीते जाते हैं? अच्छा, मैं पूछता हूँ मीनाक्षी जी, ये बताइए कि मेरे गृह मंत्री कहते हैं कि चार आवाज बढ़ाइए इनकी जरा। इनको ये कर देंगे वो कर दे, तो 4 तारीख के बाद ये टीएमसी के आदमियों को पश्चिम बंगाल से भागना होगा, नहीं तो समर्पण करना है। ये कौन सा बात है? तुम इलेक्शन भारत में गृह मंत्रालय अब प्रचार करना है भाजपा का कि लड़ने है, यहाँ के युद्ध लगा हुआ है, तो वो तो जो भाषा बोल रहे हैं तो उस भाषा का जवाब उसी भाषा में मिलेगा, क्योंकि यह भूमि जो है वो खुदीराम की बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे ना आप, ये थोड़ी बोलेंगे कि सीआरपीएफ की कंपनियां आएंगे आप उन्हें मारपीट करके भगा दीजिएगा। रुक जाइए एहसान अब्बासी जी, बहुत देर बाद वो जुड़े हैं, जरा उनका ओपनिंग रिमार्क पूरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ मीनाक्षी जी कि गृह मंत्री अमित शाह जी किस ताकत पर बोल रहे हैं कि 4 तारीख को ये होंगे वो होंगे, किस ताकत पर? सीआरपीएफ की ताकत पर ना। भाजपा के कार्यकर्ता तो जमीन पर है नहीं, है उनके पास दम सीआरपीएफ का, केंद्रीय बल का। तो हमने भी बोला कि महिलाओं तैयार रहना। अच्छा, केंद्रीय बल आप कह रहे हैं कि केंद्रीय बल चुनावों में बीजेपी का समर्थन कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? मीनाक्षी जी, सरासरी इनके जो वक्तव्य है, जैसे लगता है केंद्रीय बल जितनी है केंद्रीय बल जो है वो इनके इशारे पर चलती है। इनके वक्तव्य ऐसे है। आपको शर्म आनी चाहिए रामप्रकाश पांडे जी, जब आप देश की सेना के बारे में, सीआरपीएफ टुकड़ियों के बारे में इस तरीके से बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शर्मिंदा होना चाहिए। क्या ये इसलिए नहीं हो सकता है कि घुसपैठिए बहुत ज्यादा हो गए हैं जिन्होंने अपना सामान लाद करके वहां से जाना मुनासिब समझा? क्या ये उनके लिए नहीं हो सकता है कि सीमा पर सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, जहां पर अभी हमें बाड़ तक नहीं लगाने दी जा रही है, फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है? आप सीधे देश में चुनाव जीतने के लिए इतनी घटिया राजनीति पर उतर आएंगे कि देश में सीआरपीएफ के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे? मत किया करिए ऐसे, ऐसे नहीं जनता आपके फेवर में जाकर के वोट करेगी। सीआरपीएफ की जगह है, उसको लेके आप क्यों वक्तव्य देंगे? और दूसरी बात है, इतने सांसद जीते हैं, आपसे पूछता हूं मीनाक्षी जी, अगर पश्चिम बंगाल का सांसद जाता है तो उसके साथ सीआरपीएफ क्यों नहीं रहता है? इनका भाजपा का। तो आप सीआरपीएफ को पिटवाएंगे, मुझे ये बता दीजिए, आप सीआरपीएफ को पिटवाएंगे पांडे जी? आप सीआरपीएफ को पिटवाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ मीनाक्षी, बोल दीजिए ना। तो उनके साथ सीआरपीएफ क्यों देंगे? वो भी सांसद है, वो भी सांसद है। आप मतभेद इन्होंने, तो ये मुद्दा ये तो नहीं कहता है ना कि सीआरपीएफ की कंपनियां आएंगी, टुकड़ियां आएंगी और उनको आप करछी डंडा जो घर में हो उसे निकाल करके मारिएगा, पीटिएगा। क्या ममता दीदी के द्वारा दिए गए बयान की वजह से इस चुनाव में हिंसा नहीं हुई है? मुझे ये बता दीजिए आप फिर तो। अरे इनको पता है, ये जानबूझ के उसका के हिंसा करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि पश्चिम बंगाल के बारे में तो कुछ जानते नहीं है। जो आदमी अमित शाह गृह मंत्री कहता है कि विवेकानंद जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अरे किसका सोच है? ये विवेकानंद जी का सोच है। तो अमित शाह जी जो पश्चिम बंगाल के बारे में रानी रासमणी को बोलते हैं रानी रासमती, तो पश्चिम बंगाल के मैंने जो कहते हैं राजा राम मोहन जी को अंग्रेजों का दलाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं कुछ ही पश्चिम बंगाल वोट देंगे? तो पश्चिम बंगाल में यही षड्यंत्र करने आए हैं हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश घुसपैठिया, इन पर और कुछ तो है नहीं। कि पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानते तब तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहते हैं रविन्द्रनाथ संडाल, कितने चीज बताऊं? महात्मा हाजरा को कहते हैं मुसलमान, तो इनके पास है कुछ? पश्चिम बंगाल के लगता है आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस पूरी हिंसा को आप किसी भी तरीके से डिफेंड करने में नाकामयाब हो गए। मीनाक्षी जी, आप कुछ भी कह लीजिए पांडे जी, लेकिन आप नाकामयाब हुए इस पूरी हिंसा को डिफेंड करने में। किस तरह से ये बता दे कौन? अरे हिंसा तो इनका क्या है? इनके पास केंद्रीय बल है, इनका जो था शुभेंदु सरकार, ये हिंसा सिर्फ आपके राज्य में क्यों होती है जहां पर आप पिछले 3 टर्म से बैठे हुए हैं? सिर्फ वहां पर चुनावों के दौरान क्यों होती है? जब लेफ्ट के साथ चुनाव होते थे तब भी ये हिंसा होती थी, तब आप लेफ्ट के ऊपर सब कुछ डाल देते थे कि वो सरकार में बैठे हुए हैं, उन्होंने वो हिंसा करवाई, तब आपको चुनाव आयोग नहीं याद आया था?
अच्छा मीनाक्षी जी, मैं ये पूछा था, चुनाव आयोग ने डीजीपी से लेकर जितने प्रशासनिक ऑफिसर थे उनका तबादला किया कि मैं ऐसे प्रशासनिक ऑफिसर भेजूंगा जो चुनाव प्रक्रिया में इस तरह करिए, तो फेलियर कौन हुआ? क्यों बदला था? जो हमने तो ऑब्जेक्शन किया कि रातों रात ये बदलना गलत है। सारा अपने हाथ में ले लिया और गलतियों का ठिकाना राज्य सरकार पे फोड़ेंगे। गलती ममता, अरे आपने कब ममता बनर्जी की सुनी? आपने तो मनमानी किया है। अरे ये यूपी, उत्तराखंड, बिहार में भी होता ना, तब भी सरकार से ही सवाल पूछा जाता। आर.के. मिश्रा जी, अब बताइए, वो टीएमसी के थे या नहीं थे? आपके पास क्या सबूत है? और जरा ये भी बताइएगा कि टीएमसी का काम क्या है वहां पर? चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, तो टीएमसी उसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कैसे हो गई? क्यों आप टीएमसी को बार बार उस घेरे में लाकर के, कटघरे में लाकर के खड़े कर देते हैं कि आपके जो नेताजी के साथ मारपीट हुई है वो सब कुछ टीएमसी की तरफ से करवाया गया है? किस आधार पर आपने कह दिया? वो बात अलग है कि हुमायूं कबीर के सामने जो लोग खड़े हुए थे, जो वहां पर मारपीट कर रहे थे, उन्हें हुमायूं कबीर ने पहचान लिया था कि वो टीएमसी के हैं। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, आप कैसे कह सकते हैं इस फोटो में जो लोग हैं वो टीएमसी के हैं? मीनाक्षी जी, देखिए, उस पश्चिम बंगाल का इतिहास मुझे लगता है जो कि यहाँ पर पैनल में जो भी बैठे हुए हैं, चाहे वो यहाँ पर राम प्रकाश पांडे जी हो चाहे कोई भी हो, मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल के बारे में मैं बहुत ही नजदीक से वहाँ की जो जनता है, वहाँ का जो समस्या है वो मैंने देखा है, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जो इतिहास क्या कहता है टीएमसी का। और मुझे लगता है जबकि जनता को समझाने की जरूरत नहीं है किस तरह का वहाँ पर व्यवहार होता है प्रत्याशियों के साथ। चाहे आप देखेंगे, जब हम 77 सीट जीतकर आए थे पश्चिम बंगाल के अंदर में, 2021 की बात बता रहा हूँ, उस समय में किस तरह की स्थिति थी मतदान से पहले, और मतदान इवन की जब रिजल्ट आया उसके बाद भी किस तरह का स्थिति था, वो हम सब ने देखा है। यहाँ पर राम प्रकाश पांडे जी कहते हैं, क्योंकि मैं एक चीज इनको कहना चाहता हूँ, आप समर्थक हो सकते हैं, आप प्रवक्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है जो कि वहां की वस्तु स्थिति क्या कहती है वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में। वहां पर जिस तरह से ये राजनीतिक हिंसा, कोई आज की बात हो रही है, आज ये बीजेपी प्रत्याशियों के ऊपर में जिस तरह से हमले हुए हैं, आपने क्या नहीं देखा जो कि केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर में भी हमले होते हैं? वहां पर जज को बंधक बना लिया जाता है, वहां पर जब कोई ईडी की कोई छापेमारी होती है वहां पर मुख्यमंत्री खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है जो कि वहां पर लोकतंत्र की हत्या होती है, संविधान को खतरे में डाला जाता है, जहां पर एक मुख्यमंत्री जाकर के केंद्रीय एजेंसियों के बीच में आ जाती है। क्या ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये अब हमें समझाना पड़ेगा? मुझे लगता है जो कि यहाँ पर जो टीएमसी के समर्थक जो कोई भी बैठे हैं, चाहे वो शेखर साहब हो या मैं राम प्रकाश पांडे जी को बोलना चाहता हूँ, जो कि जनता सब देख रही थी। और ये आज जो कहते हैं ना 2026 के अंदर में ये सब का हिसाब होगा। वहां के जो गुंडे हैं ना, जो यहाँ पर आकर के बीजेपी प्रत्याशियों या अन्य प्रत्याशियों के ऊपर में हमले करते हैं, इन सब का हिसाब होगा 4 मई के बाद। और ये मैं एक चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी गुंडागर्दी करते हैं वहां पे, उन सब का हिसाब होगा। ये बिल्कुल कान खोल करके सुन ले। टीएमसी के अगर कोई है समझदार वो भी सुन ले, वहां के अगर कोई भी गुंडे। अच्छा शेखर कुमार जी, आप जवाब तो दीजिएगा, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा शेखर कुमार जी, मुझे जरा ये बताइएगा कि सीआरपीएफ को धमकी देने वाला मुख्यमंत्री कहाँ देखा आपने चुनावों से पहले? देखिए, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। हाँ। मैंने मालदा वाली घटना का भी जिक्र किया। यहाँ सीआरपीएफ नहीं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स भेजे गए उनको भी हॉस्टेज बनाया गया। यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है कि आज चुनाव का परिणाम, और आपका सवाल भी इसी जवाब में है कि आज 90% वोटिंग हुई है। वहां पर क्यों हुई? वहां ग्रामीण लोगों में एक डर बैठ गया कि अगर हम इन चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे और भी अधिकार चले जाएंगे, क्योंकि एसआईआर के थ्रू हमें बहुत मुश्किल से ये मिला है वोटिंग राइट, और इसकी वजह से वहां ठोक के लोगों ने वोट दिया है। और आज मैं आपको अब जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, पहले जवाब आप सुनिए, आप जवाब सुनिए, केवल नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, अपनी जरूर बोलिए। आपको आता ना पता, अपने ज्ञान का भगवान आपको लगता है जेब में रखा हुआ आपने क्या नहीं? अरे एसआईआर आपने कहा कितने घुसपैठिए पकड़े? आपके पास कुछ नहीं है, आप अपनी हरकतों की वजह से पिटवा रहे हैं सीआरपीएफ को। आप हैं जो हुमायूं कबीर के साथ दलाली कर रहे थे, वहां ये भाजपा ने दलाली करी है, गुंडाराज को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब का हिसाब होगा, इन सब का हिसाब होगा शेखर साहब,
ये समर्थन जो है सो गुंडागर्दी का मत करिए, हौसला रखिए, गुंडागर्दी का समर्थन मत करिए, हौसला रखिए, गुंडागर्दी का समर्थन मत करिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ। महिला आरक्षण पर आपको धो दिया ममता बनर्जी ने, सबसे ज्यादा टिकटें ममता ने दी है महिलाओं को, महिलाएं सबसे ज्यादा चुनकर आती है टीएमसी से। केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर हमला करके, जजों को बंधक बना करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अरे चुप रहिए, आप भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं, आप भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। आप कह रहे थे भ्रष्टाचार पे भाजपा क्या कर रही है? सारे भ्रष्टाचारी जो भाजपा में गया उसको क्लीन चिट शुभेंदु अधिकारी को आप लोगों ने दे रखा है, उन गुंडों को संरक्षण आप लोगों ने दे रखा है। जिन दो गुंडेगर्दी करते हैं वहां पे पश्चिम बंगाल के अंदर में जो भी गुंडागर्दी करते हैं उनका हिसाब होगा। अरे जवाब नहीं है, बौखलाए पड़े हो मिश्रा जी, दाल नहीं गलेगी, दाल नहीं गलेगी। अरे मिश्रा जी पानी पी लो, भूल गए हो आप बंगाल में। आप शुभेंदु चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलेगी, चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलेगी। आप लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं, गुंडे को संरक्षण देते हैं, आप दही जम गई मुंह गुंडे को संरक्षण देते हैं आप लोग, राजनीतिक संरक्षण देते हैं आप लोग। पार्टी के प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो, आप थोड़ी पार्टी की शर्म करो। शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे भ्रष्ट थे या नहीं? आप एक चीज सुनिए ना, राजनीतिक हिंसा को संरक्षण कौन देता है? राजनीतिक हिंसा को संरक्षण कौन देता है? आप हुमायूं कबीर के साथ दलाली करते हो, स्टिंग ऑपरेशन में आए ना, दलाली करते पकड़े गए ना, रंगे हाथ पकड़े गए और उसके बाद बेशर्मी से आप बैठे। को इंटरव्यू करनी पड़ती है। आप क्या मुझे समझा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप क्या समझा रहे हैं मुझे? आप ममता बनर्जी से आप मुकाबला करेंगे? आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वहां से ज्यादा इंडस्ट्रीज है। अपराध के मामले में आप भाजपा शासित दिल्ली को देख लीजिए और बंगाल को देख लीजिए, किसी भाजपा शासित राज्य से कंपेयर करिए। शेखर कुमार जी, आपने मेरी बात का जवाब कतई नहीं दिया कि सीआरपीएफ को धमकाने वाले मुख्यमंत्री कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों का नाम आपने लिया ही नहीं। आपको उस बात का जिक्र तो करना चाहिए था। आलोक पांडे जी, आप बताइए। देखिए, अभी शेखर जी ने कहा कि सीआरपीएफ को पिटवाते, तो आप देखिए फक्र कितना है हमारे देश के जवानों को पिटवाने के नाम पर। तो मैं कहता हूँ कि एक तो हिंसा बंगाल में होती है, एक हिंसा चैनलों में बैठकर की जाती है, जिसमें बंदूक तो नहीं चलती लेकिन बंदूक का स्थान जवान ले लेती है। तो ऐसे लोगों को जो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने को निंदा न कर पाए, ऐसे लोग जब डिफेंड करते हैं शर्म आती है उनके लोकतांत्रिक व्यूज को सुन करके। ममता बनर्जी के पिटवाते तो शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। भाई कितना आप कौन सा चश्मा लगाते हैं सर? मेरे पे तो चश्मा लगा है। इतनी बड़ी हत्या हुई है आज अखबारों की हेडलाइन पर जो थी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक बार भी उन वोटर्स के लिए सोचा? आप भारत माता के अगर सबूत होते हैं और आपका अधिकार छीना जाए तो नहीं चलेगा आपका। ओके, क्या बात कर रहे हैं? सीआरपीएफ को पिटवाने की बात करेंगे, उस पे फक्र करेंगे कि बीजेपी ये न करती तो सीआरपीएफ के जवान पीटते नहीं। आप चुनाव आयोग से सवाल पूछिए, जो एक इलॉजिकल कदम उठाकर उन सीआरपीएफ पर्सनल्स को भेज रहा है, कोई भी उन देश के जवानों को वहां भेज रहा है। चाहे बंगाल की सरकार को गिरा सकती है, उसने नहीं गिराया, वो उसकी फेलियर थी। ममता बनर्जी ने जिस तरह से जिस तरह से वहाँ का शासन भाजपा साफ हो चुकी है, साफ। पहले ही गिरा देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने नहीं गिरा। बौखलाने से कुछ नहीं होगा पांडे जी। ममता बनर्जी की सरकार को गिरा फेंकेगी। जो इस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं टीवी में बैठ करके, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का भौंडा समर्थन कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? शेखर जी, कोई थोड़ी सी भी सरकार बनेगी, ये कहना चाहते हैं? कोई भी थोड़ी सी वैल्यू जिंदा है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद कह रहे तो मुझे खूब आजादी दो। ये बंगाल की नॉलेज आपकी, लेकिन ये बंगाल जीतना है कि अगर बीजेपी ये न करती, ये करती तो सीआरपीएफ के जवान पिटते नहीं। आपके जवान में अग्नि क्यों न लग जाए, आपकी जवान सुन्न क्यों न हो जाए? मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ आपकी जवान को लकवा लग जाए। जिस तरह से आप हमारे जवानों का अपमान टीवी में बैठ के करते हैं। आलोक
पांडे आप उस जी, तरीके जरा से कमजोर थोड़ी ना है। शब्दों को कंट्रोल अरे करिए, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरा करती। जरा शब्दों को कंट्रोल किया करिए, इस तरीके से बातें थोड़ी होती हैं। अब्बासी जी क्या कह रहे हैं? मीनाक्षी जी, आपका जो शो है बहुत हिट शो है और बड़ी अच्छी चर्चा होती है। सबका हिसाब होगा, बिल्कुल ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और आज के परफेक्ट में सबका हिसाब होगा। 4 मई के बाद में सबका हिसाब होगा। जो ईडी को बंधक बनाते हो, जो सीबीआई को बंधक बनाते हो, जो बहन बेटियों को मारते हो, जो शोभा यात्रा पत्थर चलाते हो, जो कार सेवकों को मारते हो, जो हिंदुओं को मारते हो, सबका हिसाब होगा, बिल्कुल हिसाब होगा। और आज ये जान लो, ये जो हिंसक घटना हुई है ये अब आखिरी है पश्चिम बंगाल के अंदर, अब घटना नहीं होंगी। 4 मई के बाद में वो रामराज जाने वाला है जहाँ पर भेड़ बकरियां शेर एक घाटा पानी पिएंगे। ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा, ना पत्थर मारेगा, ना लुंगे वाला मारेगा, वह सब शांत रहेंगे। ये 4 मई के बाद में ये बदलाव आएगा। और ममता दीदी के पास में अब समय बचा नहीं है, उन्हें खुद सत्ता छोड़नी चाहिए क्योंकि उनके हाथ से वो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो तालिबान सोच पनप रही है, उनके हाथ में भी नहीं है। वो बेचारी असहाय हैं, उनके हाथ में नहीं है। अब जो प्रयोग हो रहा है वहाँ पर, वो प्रयोग अब जो बाबर का जो प्रयोग हो रहा है उस पर लगाम नहीं लगा सकती वो। उन्होंने उसको जन्म दिया है, बाबर को, बाबर और बाबरी की कब्र को उन्होंने वहाँ जन्म दिया है। उस विचारधारा को जन्म दिया है जो देश से नफरत करता था, जो देश उससे नफरत करता है, उस विचारधारा को जन्म दिया है। और आज का हिंदू, राम सेवक, कार सेवक, सनातनी जग गया है। 4 तारीख को ममता की विदाई है, ये सत्य है। और सत्य क्यों है कि अब हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का हिंदू सोचता है कि पश्चिम बंगाल से ममता जाएगी, तो अब अत्याचार नहीं सहेंगे, अब रोजगार दे नहीं पाएंगे। पश्चिम बंगाल के लोग जाके क्या काम कर रहे हैं बता दो, क्या काम कर, नोएडा के अंदर रह रहे हो जो झुग्गी पड़ी है, बेचारे पश्चिम बंगाल के लोग ना वहाँ कबाड़ा चुन रहे हैं, वहाँ कबाड़े काम कर रहे हैं। वहाँ बेचारे रोड पश्चिम बंगाल में खाने को पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है। आप नोएडा के अंदर सेक्टर 8-9 के अंदर जाके देखो, सुबह बेचारी बहन बेटियां, छोटी बच्चियां कबाड़ा चुनती हैं। खून क्या कैसे आप संस्था बता रहे हो? आपने पश्चिम बंगाल को तालिबान बना दिया है। मारो मरो काटो कुछ भी करो, सत्ता हमें चाहिए। तालिबान का भारत सरकार उसका समर्थन कर रही है। और सुनिए, पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा चुनकर भेजती है ममता बनर्जी। कोई देश की पॉलिटिकल पार्टी उसका बराबरी नहीं कर सकती। मकान बता दो, ममता बनर्जी डेली को भेजती है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ममता बनर्जी मेडिकल स्वामी को भेजती है, एलजीबीटी कम्युनिटी से। नाम बता दो, किसके नाम मकान दिया है, किसके नाम रोजगार दिया है, किसी बेटी की शादी कराई है, किसी बेटी का कन्यादान कराया, बताओ जरा, एक बताओ जरा, एक पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर एक नाम बता दो। सुनीता देवी के नाम, निक्कर के ऊपर लपेट के। अरे चिंता मत करिए, 5 मई आने वाली है, 5 मई आने वाली है। उस दिन आप फिर से आप बात करेंगे अपने धर्म की। एक बता दो, चिंता मत करिए, आप ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते। गैस दिया हो या फिर उजला सिलेंडर दिया हो, बताओ ना एक नाम बताओ। अब भूल जाओ तुम, 4 मई ममता गई। अरे आप भूल जाओ, 4 मई ममता, ये लिख लो मेरी बात। पसमंदा समाज ये ऐलान कर रहा है, ऊपर लुंगी पहननी पड़ेगी। माध्यम से खाकी निक्कर के ऊपर तुम्हारा लुंगी पहनेंगे, खत्म हो गया। अब तो तुम्हारा लुंगी पहनेंगे खाकी निक्कर। अब सनातनी राज करेगा, अब सनातनी राज करेगा, जींस पहने, हिंसा ना करें। एक तो मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, आपत्तियां आएंगी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप कोई लुंगी पहने, कुर्ता पहने, चाहे जीन्स पहन के घूमे, बस इस तरीके की हिंसा ना करें जहां पर आकर के फिर बाकी लोगों को सवाल पूछने पड़ जाए कि आखिरकार ये किस तरीके का चुनाव हो रहा है वहां पर। आपको लगता है कि मिश्रा जी अब आगे आने वाले दूसरे चरण के फेज में जो तैयारियां हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से भी, ताकि ये तस्वीरें दोबारा से बाहर ना आए? देखिए बिल्कुल ऐसा है, ऐसा छिटपुट घटना जैसे हुई है और सब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का दोष है। हाँ। अरे भाई एक चीज बताइए, अगर एक रैली जा रही है, प्रत्याशी जा रहा है, उसमें से अचानक कोई अगर हमला कर देता है तो आप सीधा सीधा चुनाव आयोग को न कह करके आप कहिए, इस तरह का पैटर्न रह चुका है वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में। इस तरह के राजनीतिक हिंसा के पैटर्न रह चुके हैं। शेखर साहब अंधा भक्ति के में बिल्कुल टीएमसी का समर्थन कर रहे हैं। अरे टीएमसी ने, सीपीआईएम ने, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को शेखर साहब 0 पर समर्थन कर रहे हैं। ये चीज आपको नहीं पता होगा
केवल टीवी पर बैठने से काम नहीं चलता है। आप देखेंगे वहां पर धरातल की जो स्थिति है, अरे हमारे शायद बांग्ला को तो बोलो, ऐसे में उल्टो 20 पाल्टा इंडस्ट्री को का तो नाम बोलो ना। लूंगा, जो वहां पर बंद हो चुकी है। उल्टो पाल्टा को तो बोलो ना, हमारे शायद बांग्ला को तो बोलो। ये स्थिति जनता बिल्कुल देख रही है। और जो दूसरे क्या चरण का पता जब आपको चुनाव बंगाल आएगा, के बारे में? दूसरे चरण का जब मतदान आएगा तब आप देखेंगे क्योंकि किस तरह से हम उस चीज को बिल्कुल बेहतर तरीके से परेशानी हम पता देख क्या करने है? की कोशिश करेंगे। जनता आजकल- हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। किसी का कोई समर्थन करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेखर समझ साहब आ खुला रहा है समर्थन बंगाल में। करे, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारा समर्थन कर रही है, हम जनता आप के जैसे साथ हैं। भाजपाइयों की हम हालत जनता पता है के क्या है? साथ हैं। आप शेखर खुद साहब को नहीं ज्ञानी नहीं समझते, समझते। कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचते ज्ञान का भगवान आपकी जेब में, जो ज्ञान का ईश्वर है ना, वो आप जेब में लेकर घूम रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? आप ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञान के ईश्वर को जेब में लेकर घूम रहे आप हैं, लेकिन समर्थन तब भी करिए बंगाल ना। हारेंगे। हमें जनता समर्थन कर करिए। रही है, हमें जनता समर्थन कर रही है। आप समर्थन करिए, कोई दिक्कत अरे, नहीं है, करते आपको रहिए कोई समर्थन। समर्थन नहीं कर रहा। जनता हमें समर्थन कर रही है। आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारी जिनको आप गाली देते थे, मुकुल रॉय जैसे आप उनको गाली देते थे, भ्रष्टाचार का उनके चलन सारे है वहाँ पर। बैसाखियों में सरकार बनाएंगे, बैसाखियों में सरकार बनाएंगे। शिक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती विवेकानंद, घोटाला। तुम मुझे खून पार्थो दो। चटर्जी याद है? पार्थो चटर्जी अरे, याद है क्या नहीं याद है? मैं याद दिलाऊं, पार्थो चटर्जी याद है या नहीं याद है? याद है ना? एक बार बात तो करिए। उसका नाम आप तो आपके लीजिए। नेताओं की, उस भ्रष्टाचारी का अरे नाम तो अपने लीजिए। नेताओं के ज्ञान को पहले देखिए, और कहा गए किस राज्य में? पश्चिम बंगाल है वो, बात कर लीजिए। वहां के बुद्धिजीवियों का मुकाबला नहीं कर सकते। कौन से प्रदेश में देखा आपने? अरे आप जैसे फर्जी लोगों को वहां की जनता आज तक मौका नहीं दिया है। कितने साल से आप वहां पे इंतजार कर रहे हैं, हाँ 15 साल, आ नहीं पाए ना। 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल बहुत होते हैं। बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता थी और अभी भी है। अगर आप लोग ये सब मान लेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ बढ़ करके थोड़े से प्रयास कर पाएंगे कि आखिरकार वहां पर क्या बदला और क्या बदलने की आवश्यकता है। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं शेखर कुमार जी की वहां पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। एक वक्त हुआ करता था जब जीडीपी में यही पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। आज वही वक्त है कि सबसे पीछे चला गया है वो कंट्रीब्यूशन में। हाजी नाजिम खान जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया अभी तक चल रही हो तो उसमें मेरा नाम नहीं है, इसलिए मैं अपने नाम को बार बार देख रहा था कि मेरा हिस्सा कब आएगा मेरे नाम का। चलिए आपने उसमें देख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आ गया अभी यहाँ मुझे। पर हाँ सुन लीजिए। अभी देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर लुंगी वाली भी बात करी, तो मैं इनको बता दूं कि वहां पश्चिम बंगाल में एहसान अब्बासी भाई को जाना चाहिए, क्योंकि वहां ग्रामीणों में हिंदू बहन बेटियां जो उनके बच्चे लुंगी वाला होते हैं, तुम्हारा वो मित्र है मुस्लिम क्या? नाम रखते हैं। अरे लुंगी सुन वाला लीजिए, आपका फर्जी मित्र है बात क्या? मत कीजिए। नहीं, लुंगी वाला एहसान तुम्हारा अब्बासी मित्र है की क्या? फर्जी बातें मत क्या आपने कीजिए। भेजा है लुंगी वाले खामोश को? होकर सुन लीजिए। लुंगी वाला अरे आपने भेजा खामोश है? होकर सुनिए, अरे मेरे संस्था खामोश में होकर काम कर रही सुनिए। है। मेरे संस्था अरे में आप काम पश्चिम कर रही बंगाल के है। अंदर जाइए, वहाँ हिंदू बहन बेटियां अपने बच्चों के नाम मुस्लिम नाम कहने रखते के रहा हैं। मैं संस्था में काम कर रही है। भाईचारा मैं का पसमंदा मतलब समाज का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन आप हूँ। जैसे पश्चिम लोग बंगाल में जो मेरा है कैडर मुस्लिम है, समाज को वहाँ पर बदनाम करते हैं मेरे और लुंगी का नाम लेकर आपने जिस तरीके का टारगेट करा मुस्लिम समाज को, ये बिल्कुल गलत है। अरे भाई वहाँ हिंदू भाई भी लुंगी पहनते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। आपने हिंदू इंसाफ होगा, भाइयों की भी तौहीन खून खराबा करी है नहीं होगा, और मुस्लिम भाई की भी आत्महत्या नहीं तौहीन होगी, करी है। मार काट अरे नहीं होगी, एहसान अब्बासी भाई, गोली नहीं चलेगी, पत्थरबाजी नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं मारेगा। सुनते होंगे तो कहते होंगे कि ये कौन सा अब्बासी है जो इस तरीके का तर्क दे रहे हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, अरे ऐसे फर्जी तर्क मत दीजिए आप लोग। और दूसरे ना राम रंग में पत्थर चलेगा, ना किसी को मारा जाएगा, ना चुनाव में मारा जाएगा, ना चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, किसी में पत्थरबाजी नहीं होगी। 4 मई के बाद में अब वो राम राज्य की स्थापना तय कर लिया है कि ममता दीदी वापसी आती है। जहां पुराने जब सुन लीजिए भाई, पुराने टाइम में क्या होता था, जब ज्यादा वोटिंग होती थी तो वहां सरकार को खतरा रहता था। कहते थे कि जनता ने सरकार को बदलने के लिए ज्यादा वोटिंग करी है। लेकिन अब कुछ धारणा, अब बार ये हो रही है जितनी ज्यादा वोटिंग होती है सरकार वही लौट के आती है। तो देखिए 90% वोटिंग हुई है तो ममता दीदी आ रही है, आपके कहने से नहीं जाएगी। 4 मई को जनता जनार्दन ने आज ही फैसला दे दिया। और देखिए 4 तारीख को हम भी डिबेट में होंगे और आप भी डिबेट में होंगे। सपना अभी दिन है रात नहीं है, सपना अच्छा देख लेते हो, सपना अच्छा देख लेते हो। 4 मई को ममता दी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ।
क्योंकि मेरा संगठन में काम कर रहा है। मैं पसमंदा समाज के जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं परेशान है, उनका जीना हराम हो गया है, उनका हक मारा जा रहा है, अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से ममता दीदी को वापसी लेकर आती है। अरे आप तो फर्जी बातें करते हैं शाह भाई, आज पसमंदा समाज कौन सा हक मारा ये बता दीजिए। अब भाजपा के पक्ष में खड़ा है, उसे उजला गैस योजना मिलेगी, राशन मिलेगा, आयुष्मान कार्ड मिलेगा, जनधन खाते खोले जाएंगे। वो जान गया है कि ममता जी ने ठगा है हमारे को, और पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को गोद में बिठाकर मलाई खा रही है। अब जो है वो थोड़ा डाउटफुल हो जाती है, ऐसा मत कीजिए। ये चैनल की गरिमा बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये शो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हटने वाला है, अब चिंता ना करो। 4 तारीख को हमने ममता दीदी हरियाणा जनता जनार्दन ने 90% वोटिंग करके दिखा दिया, फिक्र मत कीजिए। आपके भी ये बातें हवाई हो जाएंगी। 4 तारीख को 12 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा। ये जो वोटिंग हुई है भाजपा के पक्ष में हुई है, मैं कह रहा हूँ। फिर भी आपको कैसे पता? 180 पार जाएगी भाजपा। भाजपा है कहीं ना कहीं सेटिंग के होने की बातें आप मानते हैं क्या? अरे भाई इंडिया टेली न्यूज पे 180 पार जाएगी भाजपा, और प्रचंड बहुमत से आ रही है, क्योंकि राम राज की स्थापना अब होने वाली है। अब आतंक का राज खत्म होगा, अब रावण राज खत्म होगा, अब टीएमसी के गले गुंडे खत्म होंगे, अब गुंडे खत्म होगी। अब तो वहां पर सभी समाज के लिए राम राज आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन चैन से पश्चिम बंगाल में रहेगा। भारत के अंदर पूरा और फिर पश्चिम बंगाल भारत के अंदर आगे लेके जाएगा। चलिए इंतजार कर लेते हैं, 4 मई को पता चल जाएगा किसका किसका हिसाब होता है। हाँ, सबका हिसाब जरूर होगा परिणामों के साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।